नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। मेघालय में 59 सीटों के लिए 369 और नागालैंड में 184 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। प्रधानमंत्री ने की युवाओं से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट उपरांत चौथे वेबिनार को किया संबोधित। अंतिम छोर तक पहुंच, कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार गरीबों के दरवाजे तक जाकर दे रही है सुविधाएं। कर्नाटक को आज मिलेगी कई सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोगा में 3,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किश्त करेंगे जारी। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में होगी पेशी। भाजपा ने सिसोदिया पर कमीशन खोरी का लगाया आरोप, वहीं कांग्रेस ने किया गिरफ्तारी का स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को करेंगे संबोधित। 5 मार्च तक चलने वाले समारोह में देश भर से करीब 1,000 लोग हो रहे हैं शामिल। यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता करने पर अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। कहा, रूस को ड्रोन सहित घातक हथियार भेजने पर चीन को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराया। T20 विश्व कप में लगाई दूसरी बार खिताबी हैट्रिक। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खत्म किया 6 साल से चले आ रहे खिताब का इंतजार। न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर जीत EFL कप का खिताब। कैसेमिरो और रैशफोर्ड ने किए गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम छोर तक पहुंच, कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के क्रम में सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों में से ये चौथा वेबिनार है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार बजट पर चर्चा को लेकर एक कदम और आगे गई है। हमारी सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद सभी हितधारकों के साथ मंथन की नई परंपरा शुरू की है। हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री ने साथ ही गुड गवर्नेंस पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन, संवेदनशील शासन और जन सामान्य को समर्पित शासन अनिवार्य शर्त है। उन्होंने कहा कि हम गुड गवर्नेंस पर जितना जोर देंगे उतना ही हम अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति के पास पहुंच पाएंगे। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है गुड गवर्नेंस, सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन। जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है,
तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। और वहीं प्रधानमंत्री ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकार गरीबों के दरवाजे तक जाकर सुविधाएं दे रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी सेचुरेशन की नीति की यही भावना है। हम जितना हर एक के पास पहुंचेंगे उतना ही भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म होगा। अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जिस दिन हम ठान लेंगे हर मूलभूत सुविधा हर क्षेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आएगा। सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है। जब हमारा लक्ष्य हरेक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजेवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और वहीं प्रधानमंत्री ने इस बजट में कई ऐतिहासिक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पहुंचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा गया है। आज पहली बार देश में बंजारा, घुमंतु, अर्धघुमंतु वर्ग के लिए वेलफेयर बोर्ड बना है। गांवों में बने 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की सेवाओं को गांवों तक ले गए हैं। भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहां आखिरी छोर तक रीचिंग द लास्ट माइल के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। उधर नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। राज्य के 60 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में 2291 मतदान केंद्रों पर 13 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वे 4 महिलाओं सहित 183 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। 2291 मतदान केंद्रों में से 777 को संवेदनशील और 720 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने 387 महिला मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इनके अतिरिक्त 38 आदर्श, 7 युवा और दिव्यांगों के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतगणना 2 मार्च को होगी। सुबह 9 बजे 15.76% मतदान दर्ज किया गया। और नागालैंड विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मत केंद्रों पर जुटी भीड़ को देखकर उम्मीद की जा रही है कि इस बार मतदान का पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। नागालैंड के दीमापुर में मतदान का जायजा लिया संवाददाता नीरज सिंह ने और जाना मतदाताओं के क्या हैं मुद्दे जिनके आधार पर वो वोट कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ होक्तू जीबी है जो खुद वोट डाल के आए हैं और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि नागालैंड के अंदर जो जीबी हैं उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। आपने वोट डाल लिया है? हम वोट डाल लिए। हम लोग आधार कार्ड शो करके डाल रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जब आप वोट डालने गए किस आधार पर आपने वोट डाला कि कैसी गवर्नमेंट बननी चाहिए, आप लोगों के लिए किस तरह के काम करें? हम लोग तो सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, नागालैंड में भी तो सेंट्रल कहा गवर्नमेंट है, नागालैंड में भी वही सरकार में हम लोग
मदद कर रहे हैं। तो मतलब क्या पिछले 5 साल में कुछ बदलाव आपको देखने को मिला और आने वाले 5 साल में किस तरह का चेंज और देखना चाहते हैं आप लोग? नागालैंड में तो सेंट्रल में बहुत फैसिलिटी दिया है, इसलिए और 5 साल आगे में बहुत फैसिलिटी रिसीव करने के लिए हम लोग शामिल हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से अपने मत का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके साथ ही मैं अगर आप दिखाऊं कि लोकतंत्र के लिए लगने वाली ये लंबी लंबी कतारें ये बता रही हैं कि जनता अपने भाग्य की बागडोर अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपने जा रही है और ये वो लोग हैं जिनके अपने कुछ इश्यूज हैं और विकास के मुद्दों को लेकर ये लोग अपने मत का प्रयोग है वो कर रहे हैं। और जब सरकार चुनी जाएगी तो निश्चित तौर पर इन लोगों के मत का एक बड़ा योगदान रहेगा। और खास तौर से अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं और एक रिकॉर्ड नागालैंड के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक एक भी महिला उम्मीदवार यहां से जीती नहीं है। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि 4 में से 1 महिला उम्मीदवार जीतकर नागालैंड में इतिहास बनाएगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दीमापुर। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में 60 सदस्यों वाली विधानसभा की 59 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदो के निधन के कारण पूर्वी खासी हिल्स जिले की सोहियोंग विधानसभा सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया। राज्य के 59 विधानसभा क्षेत्रों के 3,419 मतदान केंद्रों पर 10,81,000 से अधिक महिलाओं सहित 21,40,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 36 महिलाओं सहित कुल 369 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 4 राष्ट्रीय दलों सहित 14 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मतदान आज शाम 4 बजे तक चलेगा। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की 119 कंपनियों को तैनात किया गया है। सुबह 9 बजे तक 12.06% मतदान दर्ज किया गया। मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में भाजपा विधायक अलेक्जेंडर लालू हेक ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है, हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमें उम्मीद है कि इस बार बीजेपी आएगी। मेघालय में विधानसभा चुनाव के दौरान जहां कड़े सुरक्षा प्रबंधों के तहत सुरक्षाकर्मी सुचारू मतदान प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो मानवीय रूप दिखाते हुए वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ट्वीट करते हुए एक फोटो शेयर की है, जिसमें सुरक्षाकर्मी वृद्ध व्यक्ति को मतदान केंद्र तक लेकर जा रहे हैं। मेघालय का पहला अस्थायी मतदान केंद्र विशेष रूप से कुष्ठ रोगियों के लिए राज्य के नोगपोह में स्थापित किया गया है। मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 कुष्ठ रोगियों के लिए नोगपोह में मतदान केंद्र स्थापित किया गया। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस चुनावी प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव आयोग ने ट्वीट करते हुए कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिसमें मिजोरम के दूरदराज और दुर्गम इलाकों तक चुनावी व्यवस्था के लिए उसके इंतजाम दिखाए गए हैं। इन वीडियो में मतदान कर्मी मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो कहीं नदियों को पार करते हुए देखे जा रहे हैं। चुनाव आयोग और उसके कर्मियों की ये लगातार कोशिश है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने से कोई मतदाता छूट न जाए। मेघालय में वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचने वाले 5 मतदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने सम्मानित मतदाताओं से खास बातचीत की। देखिए। मैं इस वक्त शिलोंग के आईटीआई में हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लोग सुबह सुबह यहां पर जमा हो गए थे और पहले 5 वोट डालने वालों को मिला है ये इनाम, मेडल और ये सुवेनियर। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कितना एक्साइटमेंट हो रहा है आपको मेडल मिला। वेरी एक्साइटेड। आपको मालूम था मेडल मिलेगा अगर आप जल्दी वोट डालोगे? हमको मालूम नहीं मेडल मिलेगा बोल के।
मालूम नहीं आपको। आपके दिमाग में क्या इश्यूज थे? व्हाट वर द इश्यूज? व्हाट यू वांट फॉर मेघालय? I want to change. This government have to change this year. Why? Why? Because the government those 5 years it is not good. What you want from the next government? Next government, I think we want peace. जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि ये बदलाव चाहती हैं, ये चाहती हैं कि मेघालय में शांति कायम हो और ऐसी सरकार आए जो खास तौर से बुजुर्गों का ख्याल रखे। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज शिलांग। और मेघालय में मतदान के लिए लोग समय से पहले ही कतारों में लगे हुए थे। इन चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और हर आयु वर्ग की भागीदारी देखी जा रही है। सबसे पहले आने वाले मतदाताओं को बूथ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। मतदान को लेकर हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने तुरा में मतदाताओं से बातचीत की। देखिए। वेस्ट कारोहोल के साउथ तुरा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान से काफी समय पहले ही लोग लंबी लंबी लाइनों में यहां पर लगे हुए हैं और यहां पर एक नया कदम उठाया गया है। जो पहले मतदाता हैं उन्हें इस तरह का मोमेंटो दिया जाता है, इस तरह से सम्मानित किया जाता है। और हमारे साथ ये जो पहले मतदाता हैं जिन्होंने सबसे पहले आके यहां पर मतदान किया है वो मौजूद है। आप मुझे बताइए, आप कितने बजे यहां पर आ गए थे? 1 बजे में। अच्छा, आपने सुबह सुबह आके यहाँ पे मतदान किया, आपको ये सम्मान मिला, मोमेंटो मिला, कैसा आपको लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो समय से पहले ही यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी संख्या में यहाँ पर हैं। इसके साथ ही युवा मतदाता हैं, वो बड़ी संख्या में है। तो हर आयु वर्ग के मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह सुबह अपने घरों से निकल कर आए हैं। इन मतदाताओं से भी हम बात कर लेते हैं। क्यों इतना जरूरी है वोट की? ब्रेकफास्ट से पहले भी आप वोट करने आए हैं, कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? We know our own responsibility, so we have come here. Actually, I come at 7, and it's my voting right, and we have to choose the candidate so that our office will be looked by our. We have to choose the candidate. युवा हैं वो आप देख सकते हैं कि वो बड़ी संख्या में सबसे पहले आ रहे हैं। युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जो सेकंड वोटर हैं वो भी एक युवा हैं। Are you voting first time? Yes, ma'am. So how do you feel? It feels nice to be part of this voting. तो आप देख सकते हैं कि युवा जो हैं बेहद उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि अगर अपनी मांगे पूरी करना है, अगर इन्हें अपने सपनों का भविष्य बनाना है तो युवाओं को बड़ी संख्या में यहाँ पर आना चाहिए। तो तमाम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। मॉडल पोलिंग बूथ है यहाँ पर, जो मतदाता हैं उनकी सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए हुए हैं। चाहे वो बैठने का इंतजाम हो, चाहे पानी का इंतजाम हो, चाय का इंतजाम हो। इसके साथ ही जो व्हील चेयर्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं। बच्चों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये जो पूरा पोलिंग बूथ है इसको सजाया गया है। तो लोकतंत्र का महापर्व है और चुनाव आयोग का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को निकल कर आना चाहिए, इसमें भागीदारी करनी चाहिए। कैमरामैन महेश शर्मा और सहयोगी मुकेश के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तुरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय और नागालैंड की जनता से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मेघालय और नागालैंड के लोगों, विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से आज रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से मतदान करने की अपील की। मेघालय में हो रहे चुनाव को लेकर अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेघालय में आज मतदान हो रहा है। मैं मतदाताओं से राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुनने की अपील करूंगा। स्वच्छ शासन ये सुनिश्चित करेगा कि सरकारी योजनाएं गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे और उनके जीवन में समृद्धि आए। अधिक से अधिक संख्या में निकलकर मतदान करें। और वहीं नागालैंड में हो रहे चुनाव पर अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि नागालैंड में आज मतदान हो रहा है। मैं नागालैंड के बहनों और भाइयों से आग्रह करता हूं कि जो शांति प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है उसे किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े। शांति ही नागालैंड को उसकी प्रगति और विकास की मंजिल तक ले जा सकती है।
पश्चिम बंगाल की सागर दीघी विधानसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो गया है। उपचुनाव में देवाशीष बनर्जी टीएमसी के उम्मीदवार हैं। देवाशीष बनर्जी टीएमसी ब्लॉक प्रभारी होने के साथ साथ सीएम ममता बनर्जी के रिश्तेदार भी हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और मुर्शिदाबाद के सागर दीघी से विधायक सुब्रत साहा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं भाजपा ने दिलीप साहा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस और वाम की संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर बायरन विश्वास मैदान में है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की इरोड ईस्ट विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए मतदान वहां पर शुरू हो गया है। सुबह सवेरे ही लोगों ने बड़ी संख्या में यहां पर मतदान केंद्रों पर पहुंचने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। इरोड पूर्वी सीट अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच नाक का सवाल बनी हुई है। मई 2021 में इस साल के अंतराल के बाद द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके की शानदार जीत के बाद सत्ता में लौटने के बाद ये पहला उपचुनाव हो रहा है। इसी कारण इस उपचुनाव को सरकार और विपक्ष दोनों के लिए इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि एसपीए और मुख्य विपक्षी अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाला मोर्चा दोनों ही ये कहते रहे हैं कि उपचुनाव के परिणाम का असर अगले साल के लोकसभा चुनावों में दिखाई देगा। एसपीए में द्रमुक के नेतृत्व में कांग्रेस, वामदल, वीसीके, एमडीएमके, आईयूएल, एमएमके और अन्य दल शामिल हैं। वहीं अन्ना द्रमुक फ्रंट में इसके प्रमुख सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी शामिल हैं। उपचुनाव के लिए कुल 77 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक थिरुमहान एवरा का निधन हो जाने से हो रहा है। मुख्य प्रतियोगियों में कांग्रेस के श्री एलांगोवन, अन्ना द्रमुक के में 2 बार के विधायक केएस थेनारासू, डीएमडीके के एस आनंद और एनटीके की मेनका नवनीथन शामिल हैं। मेनका उन 5 महिला उम्मीदवारों में से एक हैं, जबकि बाकी निर्दलीय हैं। तमिलनाडु के इरोड उपचुनाव में एआईएडीएमके उम्मीदवार केएस थेनारासू ने अपना वोट डाला। और झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। लगभग 3,35,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट पर 18 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। उपचुनाव के लिए 405 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों की तैनाती की गई है। मतगणना 2 मार्च को होगी। ममता देवी के विधायक के रूप में अयोग्य घोषित हो जाने के बाद इस सीट पर चुनाव आवश्यक हो गया था। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बेलगावी में कई विकास पहलों की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम किसान की 13वीं किश्त भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाभार्थियों को ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी हवाई अड्डे का दौरा और निरीक्षण करेंगे और उसके साथ ही उसके बाद शिवमोगा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे के दौरान शिवमोगा और बेलगावी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 16,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी बेलगावी में रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 13वीं किस्त की लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषक परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। पहली बार कर्नाटक से पीएम किसान सम्मान योजना का निधि पूरा देश का किसानों को पहुंच रहे हैं, वो भी डीबीटी के तहत पहुंच रहे हैं क्योंकि बीच में बिचौलिया नहीं है। ये 13वीं किस्त है, हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहली बार कर्नाटक में ऐसे एक प्रोग्राम किसान का प्रोग्राम हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, उसके लिए हम पूरा तैयारी कर चुके हैं। 2 लाख किसान आने का ये है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस बार होने की वजह से पूरा मिलेट से हमने रंगोली बनाया है, G20 का और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का और किसान सम्मान निधि का। किसान सम्मान निधि का 13th इंस्टॉलमेंट 16,000 करोड़ से भी ज्यादा सारे किसानों के अकाउंट में ही डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। लोंडा बेलगावी घाट प्रभाग खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना एक अन्य ऐसी परियोजना है जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेलगावी में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। लगभग 930 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई यह परियोजना व्यस्तम मुंबई पुणे हुबली बेंगलुरु रेल मार्ग पर लाइन क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। लोंडा इज ए जंक्शन। लोंडा से गोवा की तरफ भी लाइन जाती है और बॉम्बे की तरफ भी लाइन जाती है, जो हुबली से आती है या बैंगलोर से आती है या बेल्लारी से आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए, भारतीय रेल के लिए। इससे बहुत फायदा होगा, यात्रियों को सुविधा होगी, ट्रेन स्पीड अप होंगी और हमारी थ्रूपुट बढ़ेगी। गुड्स और पैसेंजर दोनों ट्रैफिक के मूवमेंट में, मोबिलिटी में बहुत ही सुधार आने की उम्मीद है हम लोगों को। प्रधानमंत्री बेलगावी में जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिन्हें लगभग 1585 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा और इससे 315 से अधिक गांवों की लगभग 8,80,000 आबादी लाभान्वित होगी। पीएम मोदी 10 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करेंगे, साथ ही वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विमलेंदु पांडे और भास्कर के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज बेलगावी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के शिवमोगा में हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। स्थानीय लोगों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह और उल्लास है। लोगों का कहना है कि हवाई अड्डे के शुरू होने से नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। लोगों ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया। Airport will go a long way in the development of the district as well as the region. It will help for connecting people, growth of industries, and bring lot of opportunities for youth, industrialists, and entrepreneurs of Shimoga. This will also help in the development of tourism, as this airport will be very near to famous Jog Falls, Sringeri Shadapitam, historical temples of Kerala and Dikeri, to name a few. इस एयरपोर्ट से शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा लाभ मिलेगी, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, टूरिज्म क्षेत्र में
और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और इकोनॉमी दृष्टिकोण से बहुत अच्छा फायदा हो जाएगी। उद्योग खोलेंगे यहाँ पर। यहाँ एयरपोर्ट होने के बाद टूरिज्म को बूस्टअप मिलेंगे। मध्य कर्नाटक में एयरपोर्ट चालू होने के बाद बहुत बड़ा लाभ यहाँ का स्थानीय लोगों को मिलेंगे। इससे हमारा डिस्ट्रिक्ट का सभी व्यापार उद्यम डेवलप होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा। हमारा यूथों को अभी उद्योग मिलेगा। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का बात है ना, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे को देश को समर्पित करेंगे। संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद शिवमोगा संस्कृति और पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। शिवमोगा का जो एयरपोर्ट है और उसका जो डिजाइन भी है बहुत शानदार हुआ है। आई हैव लाइक्ड दैट डिजाइन एंड रनवे भी बेंगलुरु के बाद द लॉन्गेस्ट रनवे है। बड़ी बड़ी फ्लाइट भी उधर उतर सकते हैं, लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ हो सकते हैं। ओवरऑल जो पर्यटन है, टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म बेसिकली, दैट इज ए वेरी, शिवमोगा इज गोइंग टू बी द हब। सो इन दैट पर्सपेक्टिव इफ यू लुक एट इट, ये बहुत बढ़िया एक शानदार तोहफा है। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि महज 2 साल के भीतर शिवमोगा में हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के बाद शिवमोगा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। येदियुरप्पा से विशेष बातचीत की हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार खोलने वाले बीएस येदियुरप्पा अब 80 साल के हो चुके हैं। उनका जन्मदिन है और इस दौरान शिवमोगा का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बात करते हैं बीएस येदियुरप्पा उनकी शख्सियत के बारे में। You see, within 2 years we have completed that airport and we have spent about 450 to 600 crores only. And light landing and everything, all facilities are there. After Bangalore, this is the biggest runway and good airport, and for that Prime Minister himself is coming and inaugurating that airport. Is a very good development, and I am happy that he is coming, that too in my birthday time. Mr. Narendra Modi ji is very particular. The more airport should come to the India, and Udan, it will helpful to the people to travel from Bangalore to Shivamoga and other places. That will have its own impact, and definitely is going to help us more so that our people can travel from Bangalore to Shivamoga and Hubli, Dharwad, Belgaum, Delhi, like that. That is right how he is going to take decision. I am not retired from politics. I just resigned for that I am not going to contest for assembly election, next election. But even then I will go around in the state, and you see that there will be changes after 2-3 months. And from next 15 days we are going to go around in the state, and we will get absolute majority in Karnataka in the assembly, and also my aim is get more MPs. So that Prime Minister Narendra Modi ji can come back to power next time also. There is no leaders in Congress party or any other political party. Only Bharatiya Janata Party and such a tallest leader Narendra Modi ji and also Amit Shah. So both of them will come more times in to Karnataka for this assembly election. They have taken it very seriously. All this is helpful to us to come back to power in Karnataka, not only in assembly election but also in the Lok Sabha elections. Thank you very much for talking to DD. Aisha Khanam, DD News, Shivamoga. और वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश रचने, खातों की हेराफेरी, शराब माफिया के हित को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाना, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेने समेत आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली आबकारी नीति का मामला पिछले साल उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने आबकारी नीति में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जांच कराने की सिफारिश की थी। इस मामले में जिन 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, उनमें मनीष सिसोदिया भी एक हैं। प्राथमिकी में इन लोगों पर आबकारी नीति के नियमों और प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। और डेनमार्क के राजकुमार आपको बता दें कि राजघाट पर पहुंचे हुए हैं। सीधे वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो विदेश मंत्री ने क्राउन प्रिंस फेडरिक और क्राउन प्रिंसेस मेरी से भेंट भी की। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, और आप देख सकते हैं कि राजघाट पर ये यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपके साथ राजघाट से सीधी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा होने वाला है क्योंकि तमाम बातें यहाँ पर रखी जाएंगी और साफ तौर पर जो आपसी संबंध हैं इन देशों के वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो, मजबूत हों, उसके लिए भी तमाम कदम उठाए जाएंगे। तो राजघाट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचकर अब यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपके साथ राजघाट से साझा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पहुँचने के बाद। और इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर से इन्होंने मुलाकात भी की है, विदेश मंत्री से, और उस दौरान साफ तौर पर तमाम बातें भी यहाँ पर रखी गई और आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा होने वाला है क्योंकि भारत का ये इनका दौरा कई मायनों में ये अहम है। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो डेनमार्क की ये प्रिंस हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रिंस फ्रेडरिक ने राजघाट पर राष्ट्रपिता को ये श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसकी ये तस्वीरें हैं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा इनका माना जा रहा है क्योंकि तमाम बातें इसमें हो सकती हैं और ज़्यादा रिश्तों को मजबूत बनाने पर, नीतिगत फैसलों को और जो रणनीति बनती हुई नजर आएगी उससे कहीं ना कहीं जो विकास है वो और ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। दोनों पक्षों की अगर हम बात करें, दोनों देशों की अगर हम बात करें तो ये दोनों देश ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस लिहाज से क्योंकि तमाम यहाँ पर जो नीतियाँ हैं, जो रणनीतियाँ हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं और ऐसे में अब जो ये नीतियाँ और रणनीतियाँ आगे भी बढ़ती हुई नजर आएंगी और देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए दोनों देशों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ये रिश्ते मजबूत और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। तो जैसा कि राजघाट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए और सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होने वाले 14वें आपको बता दें कि यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और राष्ट्रपति दोपहर बाद बीकानेर पहुंचेंगी और डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहे संस्कृति महोत्सव को संबोधित भी करेंगी। इस महोत्सव का आगाज 25 फरवरी को हुआ था और ये 5 मार्च तक चलेगा। समारोह में देश भर से करीब 1000 कलाकार शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। संस्कृति मंत्रालय पहली बार ये जयंती आयोजित कर रहा है। ऐसे में कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से विशेष रेलगाड़ियों के जरिए बंजारा समुदाय के 2500 लोग इस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। कर्नाटक में 15 फरवरी 1739 को जन्मे सेवालाल महाराज को बंजारा समुदाय का समाज सुधारक और धर्मगुरु माना जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से सिक्किम के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वित्त मंत्री गंगटोक में इस दौरान आगामी वित्त वर्ष 2023 से 24 के बजट के बाद सिक्किम के विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ सीतारमण विचार विमर्श करेंगी। वित्त मंत्री गंगटोक के चिंतन भवन में केंद्रीय बजट के बाद आयोजित संवादात्मक सत्र में भाग लेंगी। सीतारमण केंद्रीय बजट 2023 से 24 की मुख्य विशेषताओं पर अपना भाषण देंगी। इसके बाद वो सिक्किम में व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगी। वित्त मंत्री इस दौरान केंद्रीय बजट पर सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत के साथ साथ
विभिन्न लाभार्थियों को चेक का वितरण और नाबार्ड के कार्यक्रमों को हरी झंडी दिखाएंगी। बजट के बाद आयोजित इस सत्र के दौरान सीतारमण सिक्किम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टैक्स प्रोफेशनल्स, कॉरपोरेट्स, विभिन्न संघों, उद्यमियों आदि को भी संबोधित करेंगी। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में सीजीएसटी, आयकर, बैंकिंग क्षेत्र और सिक्किम सरकार के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। और डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि अपनी भारत यात्रा के दौरान रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात करके खुशी हुई। उनके साथ नए भारत के निर्माण के विभिन्न पहलुओं को साझा किया। हमारी बातचीत में विशेष रूप से स्थिरता और डिजिटल डिलीवरी शामिल थी। हमारी हरित सामरिक साझेदारी सभी क्षेत्रों में हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्रेरक शक्ति है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक आज से शुरू होगी। 2 दिवसीय बैठक में 12 सांसदों द्वारा विशेषाधिकार हनन पर चर्चा करने की संभावना है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इन सांसदों के नाम समिति के पास भेजे थे। राज्यसभा के सभापति ने बजट सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा प्रदर्शित घोर अव्यवस्थित आचरण के कारण विशेषाधिकार के कथित हनन के प्रश्न का उल्लेख किया। समिति को जिन सदस्यों के मामले भेजे गए हैं उनमें संजय सिंह, शक्ति सिंह गोहेल, सुशील कुमार गुप्ता, संदीप कुमार पाठक, नारायण भाई जे राठवा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रतापगढ़ी, एल हनुमंतया, फूलो देवी नेताम, जेबी माथेर हिशाम और रंजीत रंजन शामिल हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में W20 का आयोजन किया जा रहा है। W20 की पहली बैठक का विषय महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए लैंगिक समानता, निष्पक्षता और गरिमा की खोज है, जिसमें लैंगिक मुद्दों को लक्षित करने के लिए एक ठोस रणनीति पर चर्चा, विचार विमर्श और विकास की परिकल्पना की गई है। बैठक में G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया जाएगा। W20 की पहली बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी शामिल होंगी, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा करेंगी। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भगत किशन राव कराड़ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में भाग लेंगे। पहली बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और महाराष्ट्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए औरंगाबाद के विरासत स्थलों, प्राचीन एलोरा की गुफाओं का दौरा किया जाएगा। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नए भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां महिलाएं देश के स्थायी विकास में समान भागीदार हैं। और बैठक शुरू होने से पहले हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने यहां का जायजा लिया। लैंगिक समानता और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से छत्रपति संभाजीनगर पूरी तरीके से सज्ज हो चुका है W20 यानी विमेन 20 की इस मीटिंग को, इंसेप्शन मीटिंग को होस्ट करने के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरी तरीके से शहर को सजाया गया है। ये एक ऐसा इलाका है, ऐसा एक पार्ट है जहाँ पर जो मेंबर देश हैं और साथ ही यूरोपियन यूनियन है उनके झंडे लगाए गए हैं। साथ ही G20 का एक प्रोजेक्शन किया गया है जहां पर वसुधैव कुटुंबकम का एक मैसेज दिया गया है। आप पूरा शहर देखिए अगर तो पूरे शहर में लाइटें लगाई हुई हैं और जो लैंप पोस्ट हैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। ऐसे ही ये पूरे शहर भर में 10 जगहों पर जो झंडे लगाए गए हैं, सजाए गए हैं, वैसे 10 जगहों पर लगाए गए हैं और हर जगह जहां पे इसे लगाया गया है वहां पर 2 एक्स सर्विस पर्सन्स को, एक्स सर्विसमैन को लगाया गया है।
ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि ये एक तो राष्ट्र सम्मान की बात है भी, और साथ ही एक हमारी तरफ से भी ये कर्तव्य बनता है कि उनके जो झंडे हैं उनका भी हम देखभाल करें। इसके अलावा अगर हम मीटिंग की बात करें तो ये पहली मीटिंग है W20 की। इसके अलावा और 2 मीटिंग्स होंगी, जिसके बाद में जो इनकी कम्युनिकेशन है और जो इनकी एक्शन है वो W20 कम्युनिके में जाएगी और साथ ही G20 लीडर्स डिक्लेरेशन में भी शामिल की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है, यहां पर वो चर्चा हो सकती है और इस बात को आगे ले जाया जा सकता है। कैमरा पर्सन शिशिर दीक्षित के साथ श्यामा मिश्रा, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि चिकित्सा भारत में सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में से एक है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 19वें सर गंगाराम व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के फैसलों को चुनौती देने वाले मामले या नीट से जुड़े मामले मेरी बेंच के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अमूमन अदालतें नीति निर्माण के क्षेत्र में दखल नहीं देती हैं। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो छात्रों की मांग को सुने, लेकिन जब भी अन्याय होता है तो हस्तक्षेप करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। नीट परीक्षा से संबंधित मुकदमों की बढ़ती संख्या लाखों छात्रों की आशाओं और आकांक्षाओं का संकेत है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमेबाजी भारत में चिकित्सा शिक्षा में सुधार की आवश्यकता का प्रतीक भी है। कानून और चिकित्सा ये दोनों क्षेत्र निष्पक्षता, समानता और व्यक्तियों व समुदायों की भलाई से संबंधित हैं। दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आए, पर शराब पॉलिसी के ऊपर किसी भी आम आदमी पार्टी नेता ने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शराब घोटाले के आरोपों का जवाब नहीं दे रही है। जो ये बार बार हम बात कर रहे हैं शराब घोटाले की और ये बात करते हैं शिक्षा की, तो ये मीडिया में बोलने के लिए तो ठीक है और ये दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, गुमराह करने के लिए तो ठीक है उनकी राजनीति, मगर जब उनको एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब जब शराब के ऊपर में सवाल पूछे जाएंगे तो शराब के ऊपर ही जवाब देना पड़ेगा। कल मैंने देखा पूरा दिन, चाहे उनकी गिरफ्तारी से पहले, सुबह, शाम को, रात को, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने कल पूरा दिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार किया। पीठ ने कहा कि इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले साल 15 दिसंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मुख्य पीठ ने रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के अनुसार पाली और नामांकन की मांग वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये योजना राष्ट्रीय हित में और ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी ताकि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हों। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को 14 जून 2022 को पेश किया गया था। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती किए जाने के नए नियम बताए गए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मध्य एशिया के 2 देशों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। साथ ही वो भारत के दौरे पर भी आएंगे। ब्लिंकन ने ये जानकारी अपने ट्विटर पर दी है। उन्होंने कहा कि आज मैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत दौरे पर रवाना हो रहा हूं। बतौर विदेश मंत्री कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का ये मेरा पहला दौरा है। मैं हमारी मध्य एशियाई साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। वहां से मैं G20 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए भारत जाऊंगा। अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर चीन को कड़ी चेतावनी जारी की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि अगर चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को सैन्य सहायता प्रदान करता है तो उसे वास्तविक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि चीनी सरकार
रूस को युद्ध में उपयोग के लिए ड्रोन और गोला बारूद उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। जेक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी चीन को इस तरह के कदम से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन अपनी कंपनियों के माध्यम से रूस को सहायता प्रदान करता रहा है। और इटली के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। प्रवासियों को ले जा रही एक नाव में के डूब जाने से 59 लोगों की मौत हो गई है। इटली के तटरक्षक बल ने बताया है कि मौसम खराब होने के कारण नाव एक चट्टान से टकराकर समुद्र में डूब गई। जहाज में 140 से ज्यादा यात्री सवार थे। राहत और बचाव अभियान में तटरक्षक, सीमा पुलिस और अग्निशामकों के पोत शामिल हैं। अग्निशामकों के प्रवक्ता डेनिली मंडो ने कहा है कि बचाव अभियान में कई दिक्कतें आ रही हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार समुद्र के रास्ते अवैध प्रवासियों के आवागमन को रोकने की हर संभव कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का ये 7वां टी20 विश्व कप फाइनल था और उन्होंने छठी बार ट्रॉफी जीती। केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए। बेथ मोनी ने 53 गेंदों में 74 रनों की नाबाद पारी खेली। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 137 रन ही बना सकी। एल वोल्वर्डर्ट ने 48 गेंदों में 61 रन बनाए। उनके 17वें ओवर में आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें भी खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम इससे पहले 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020 में चैंपियन बन चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी बार महिला टी20 विश्व कप में खिताबी हैट्रिक लगाई है। इससे पहले टीम ने 2010, 2012 और 2014 में लगातार 3 बार खिताब जीते थे और वहीं अब 2018, 2020 और 2023 में खिताब जीते हैं। पुरुष या महिला क्रिकेट मिलाकर पहली बार किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में दूसरी बार खिताबी हैट्रिक लगाई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं और ऐसे में शिवमोगा एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर वो निरीक्षण करते हुए देखे जा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। काफी महत्वपूर्ण यह पूरा दौरा है। कर्नाटक को विकास की तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, तो ऐसे में उसी के लिए यहां पर वो पहुंचे हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी यहां पर करेंगे और सार्वजनिक रैली को भी वो संबोधित कर सकते हैं। तो अरुण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या हलचल अभी नजर आ रही है वहां पर? गौरव, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट कही जा सकती है कर्नाटका के लिए, जहाँ पे एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच और फोकस रहने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एविएशन सेक्टर पर खास फोकस है कि कैसे पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके एयरपोर्ट का टीयर 2, टीयर 3 टाउन के अंदर, और उसी दिशा के अंदर आप कह सकते हैं कि 450 करोड़ के आसपास की लागत से बना जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है एक रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की दिशा के अंदर। अपार्ट फ्रॉम एविएशन, रेलवेज के लिए, स्मार्ट सिटीज के लिहाज से भी आज का दिन काफी सिग्निफिकेंट रहने जा रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस दिशा के अंदर भी कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन टू बी जी अरुण, अगर इस लिहाज से बात करें तो कनेक्टिविटी के लिहाज से हमने देखा है कि तमाम बीते कुछ वर्षों में जो एयरलाइंस है उस सेक्टर में काफी योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और साफ तौर पर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया गया है। तो लगता है कुछ तकनीकी खामी के चलते अरुण से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं क्योंकि साफ तौर पर यह कर्नाटक का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में शिवमोगा एयरपोर्ट की जो आज वो राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण पूरा इनका दौरा और उसके साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत सारे काम किए हैं। हमने एयरलाइंस की कनेक्टिविटी देखी है, हमने रेलवे की कनेक्टिविटी में तमाम वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई और उसके बाद अभी भी जो हम देख रहे हैं कि विकास की तमाम जो सौगातें हैं वो कर्नाटक को आज मिलती हुई नजर आएंगी। और अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। और अरुण, साफ तौर पर क्योंकि हम जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमने देखा है बीते कुछ वर्षों में कनेक्टिविटी पर खास फोकस किया गया है।
केवल कनेक्टिविटी ही नहीं, कनेक्टिविटी कैसे नेक्स्ट जनरेशन हो सके, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डेवलप की जा सके, इस बात पर भी फोकस है। अब हम जितने भी एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2014 के अंदर लगभग 75 के आसपास एयरपोर्ट थे देश के अंदर। प्राइमरीली बड़े शहरों में आप एयरपोर्ट्स पाते थे, लेकिन पिछले 8 सालों के अंदर प्राइम मिनिस्टर ठीक है अरुण, आपको रोकना चाहूंगा।